हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी रैपिड फायर क्लास रहेगी। इसे आप मैराथन क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत जल्दी से रिवीजन करेंगे वर्तमान भारतीय समाज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है हमारा शिक्षा की परिभाषा से। ठीक है, शिक्षा पहला आपका टॉपिक था। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें जो डेफिनेशन दी थी वही डेफिनेशन है जो एक नंबर में पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है महात्मा गांधी के अनुसार। इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा शिक्षा के बारे में कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, जहां आत्मा शब्द देखने को मिले, समझिए महात्मा गांधी की डेफिनेशन है। दूसरा, रूसो ने क्या कहा, जीवन ही शिक्षा है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, हो सकता है एक नंबर में पूछ ले कि जीवन ही शिक्षा है किसने कहा है, रूसो ने, फ्रॉवेल ने, ऐसे करके। तो रूसो का है। ठीक है, रूसो का कथन है कि जीवन ही शिक्षा है। फ्रॉवेल ने क्या कहा शिक्षा के बारे में कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। तो जहां भी अंतः शक्ति आपको देखने को मिले बालक की, तो समझ यही कि फ्रॉवेल ने यह कहा है। ठीक है, फ्रॉवेल का कथन है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की अंतः शक्तियों को प्रकट करती है। ठीक है, ये फ्रॉवेल का कथन हो गया। अब है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु की भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ऐसा अरस्तु ने कहा है। ठीक है, आगे पीछे कर सकता है लाइन, तो याद रखना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कौन करती है, तो शिक्षा करती है। ऐसा किसने कहा, तो अरस्तु ने कहा है। 4 डेफिनेशन है, याद कर लेना शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टिकोण से। मतलब जो पहले शिक्षा का क्या अर्थ था, आज के समय में शिक्षा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना या सिखाना। सिंपल सी डेफिनेशन है कि शिक्षा शब्द क्या है, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना या सिखाना। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, शिक्षा को क्या कहते हैं आंग्ल भाषा में, तो एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। अब जो एजुकेशन है, हम कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कौन से शब्द हैं ये देख लेते हैं। तो 3 शब्द हैं, एजुकेटम, एडुशेयर, एडुकेयर। ठीक है, 3 शब्द हैं, एजुकेटम, एडुशेयर और एडुकेयर। एजुकेटम का अर्थ होता है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। मतलब कि अगर हिंदी देखें तो एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, एडुशेयर का अर्थ होता है विकसित करना अथवा निकलना, और एडुकेयर का अर्थ क्या होता है, टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, मतलब आगे बढ़ना, बाहर निकलना या विकसित करना। ठीक है, तीनों का अर्थ याद कर लेना। तो आपको क्या याद करना है कि शिक्षा शब्द एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम, जिसे कहते हैं शिक्षित करना, एडुशेयर जिसका अर्थ होता है विकसित करना, और एडुकेयर जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। ठीक है, इन शब्दों से हुई है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। देखिए, शिक्षा जो शब्द है इसके हम 2 अर्थ निकालते हैं, एक संकुचित रूप में निकालते हैं, एक व्यापक रूप में निकालते हैं। ठीक है, संकुचित रूप जो होता है, संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का दायरा होता है वो सीमित होता है, इसमें हर चीज़ पहले से फिक्स होती है। लेकिन व्यापक क्या कि जीवन पर्यंत जो आपको शिक्षा मिलती है वो व्यापक अर्थ में आ जाती है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा है। ठीक है, अगर संकुचित अर्थ देखें, छोटा अर्थ देखें अगर शिक्षा का, तो जो शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती है बच्चों को, वही शिक्षा है। ठीक है, संकुचित अर्थ में इसमें शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन, शिक्षण समय आदि सभी कुछ निश्चित होता है। मतलब संकुचित अर्थ में या औपचारिक शिक्षा अगर हम देखें, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो ऐसी शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में दी जाती है, जिसमें शिक्षक, शिक्षा प्राप्त करने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन, हर चीज़ पहले से ही निश्चित होती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त की जाती है, इसमें व्यवहारिक या प्रायोगिक शिक्षा पर इतना बल नहीं दिया जाता। इस शिक्षा का सामान्यतः जो ज्ञान है वो पुस्तकीय ज्ञान से समृद्ध होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। देखिए, जब भी अगर आता है औपचारिक शिक्षा आता है, तो आप औपचारिक शिक्षा में यही चीज़ें लिख सकते हैं, या शिक्षा का संकुचित अर्थ पूछा जाए तो आप औपचारिक शिक्षा के बारे में ही आपको लिखना है। ठीक है, दोनों के मीन एक ही हैं। चाहे संकुचित अर्थ पूछेगा तब भी आपको औपचारिक शिक्षा के बारे में लिखना है, चाहे औपचारिक शिक्षा पूछेगा तो भी औपचारिक शिक्षा के बारे में लिखना है। अब हम देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। अभी तक हमने संकुचित अर्थ देखा था, जिसमें आपने औपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा, क्योंकि औपचारिक शिक्षा इक्वल टू क्या है, संकुचित अर्थ है शिक्षा का। और शिक्षा का व्यापक अर्थ इक्वल टू क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा कैसी शिक्षा होती है, जो जीवन पर्यंत काम आती है, जो हमें जो शिक्षा दादी बाबा से, मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से मिलती है। ठीक है, राह चलते किसी आदमी से मिल जाती, किसी इंसान से मिल जाती, तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ देखते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह सब कुछ व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है।
जैसे जब आप छोटे थे तो आपने ABCD सीखी, बोलना सीखा, ठीक है, आप बड़े हुए आपने मोबाइल चलाना सीखा, और बड़े हुए कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना सीखा, तो जीवन पर्यंत आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम में, निश्चित उद्देश्य में, निश्चित स्थान में, निश्चित शिक्षण विधियों में या व्यक्ति विशेष में किसी से बंधी हुई नहीं है, बल्कि एक व्यापक एवं मुक्त प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है, इसमें ना आपका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना आपका शिक्षक निश्चित होता है, ना आपके उद्देश्य निश्चित होते हैं कि आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं, ठीक है, ना स्थान निश्चित होता है, जैसे विद्यालय में आप एक प्रॉपर स्थान पे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें स्थान भी निश्चित नहीं है, ठीक है, शिक्षण विधियाँ निश्चित नहीं है, शिक्षण प्रक्रिया निश्चित नहीं है। तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, या शिक्षा के व्यापक अर्थ में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, व्यापक शिक्षा में संकुचित शिक्षा भी सम्मिलित होती है। अगर आप व्यापक की अगर बात करें तो व्यापक में क्या है कि जो आप विद्यालय में शिक्षा लेते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती है। व्यापक तो बहुत ब्रॉड हो गया ना, ब्रॉड फॉर्म हो गया, क्योंकि आप जीवन भर जो शिक्षा ले रहे हैं वो सारी व्यापक में आ रही है। फिर चाहे उसमें औपचारिक शिक्षा हो चाहे अनौपचारिक हो, ये सारी चीज़ें ही आ रही ना इसमें। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में संसार का हर व्यक्ति शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी आपको ज्ञान देके जा रहा है तो मतलब वो आपका शिक्षक है। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे अपने छोटे भाई से सीख रहे हो चाहे अपने बड़े भाई से सीख रहे हो, तो वो भी आपके लिए टीचर का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा में और औपचारिक शिक्षा में अंतर क्या आप समझ गए होंगे, और व्यापक अर्थ में आप शिक्षा का अर्थ क्या लिखेंगे और संकुचित अर्थ में क्या लिखेंगे, तो वो भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब है शिक्षा के समान उद्देश्य। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य हमेशा सेम रहते हैं, आपको यही याद कर लेने हैं। ठीक है, इन उद्देश्यों को अच्छे से याद कर लेना। कोई भी आए, कोई भी चीज़ आए, आपको यही उद्देश्य लिख देने हैं। ठीक है, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है, ठीक है, बच्चों के मानसिक विकास का उद्देश्य होता है, उनके चरित्र का निर्माण करना होता है, आपको नैतिक विकास करना होता है उनका, जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उसके सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, सामाजिक विकास करने का उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक विकास करने का उद्देश्य होता है, नेतृत्व शक्ति का विकास करने का उद्देश्य होता है, और राष्ट्रीयता की भावना का विकास का उद्देश्य होता है। तो यही उद्देश्य सभी में आ जाएंगे, चाहे वैदिक शिक्षा चले, चाहे आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा चले, कोई भी शिक्षा चले, आपको यही उद्देश्य लिख देने हैं। अब शिक्षा के उद्देश्यों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये पूछा गया है। तो ये मैंने अभी प्रीवियस ईयर पेपर जब कराया था उसमें अच्छे से बताया था इसके बारे में। तो इसमें कौन कौन से कारक है? तो दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, समाजशास्त्री कारक, आर्थिक कारक करते हैं, राजनीतिक कारक करते हैं, पर्यावरणीय कारक करते हैं, ठीक है, नैतिक कारक करते हैं। ये सारे कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन कारकों के बस हेडिंग याद करना अच्छे से, और उस वीडियो को देख लेना जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कराया, तो आप अच्छे से लिख देंगे। अब हम आ गए हैं वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा आएगी, मुस्लिम कालीन आएगी, फिर बौद्ध कालीन आएगी, ऐसे करके। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती थी। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वेद कितने हैं? तो 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं। यजुर्वेद, ठीक है, सॉरी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, और इन पर जो शिक्षा आधारित होती है वो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती थी। ठीक है, वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है, जो गुरुकुल में तथा गुरु के आश्रम में उनके समीप रहकर छात्रों को प्रदान की जाती है, और इसका माध्यम कोई अन्य भाषा ना होकर केवल संस्कृत भाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो अब आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि ऐसी शिक्षा जो वैदिक काल में दी जाती थी तो वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती थी, या ऐसी शिक्षा जो वेदों पर आधारित है वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती थी। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कह सकते हैं कि इसमें जो भाषा का माध्यम था वो क्या था? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आया है वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं। देखिए, विशेषताएं जब भी आती हैं चीज़ों की, ठीक है, 3 चीज़ें आपके 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। आपको क्या करना है, इसमें जितनी भी हेडिंग दी गई हैं ये सारी याद कर लेना। अगर आपको हेडिंग याद होंगी तो आप अंदर बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि शिक्षा प्रणाली, और वैदिक युग की पूछी गई है, तो वैदिक युग के हिसाब से शिक्षा प्रणाली कैसी थी कि जो वैदिक काल में छात्र होते थे वो माता पिता से अलग गुरु के घर में, ठीक है, गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के बाद उसमें चिंतन एवं मनन करते थे। और वैसे अगर आप बौद्ध कालीन का आएगा तो आपको शिक्षण प्रणाली लिखनी है। अब वहाँ पर बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे उसके बारे में लिख देना है, इसलिए आपको हेडिंग याद होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप चीज़ों को लिख पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में क्या था वैदिक युग में कि जो बच्चे होते थे वो माता पिता से दूर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, अपने गुरु के समीप रहकर। और कैसे करते? तो मौखिक रूप से जो टीचर होता था वो बच्चों को प्रवचन देता था, बच्चे उसे सुनते थे, उसके बाद उस पर चिंतन मनन करते। तो शिक्षा प्रणाली में हो गया। शिक्षण संस्थाएं क्या थी? तो भाई गुरुकुल, ठीक है, शांत वातावरण में बनाए जाते थे, जंगलों में, जहाँ पर जो छात्र होते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। ये चीज़ें लिख देनी, शिक्षण जो शिक्षण संस्थाएँ।
तीसरी हेडिंग है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा था, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी, तो राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आज के जो सब्जेक्ट हैं वो शामिल थे। ठीक है, कला संगीत अभिनय भी इसमें शामिल था, और धनुर्विद्या वगैरह ये सारी चीज़ें भी शामिल की गई थी उसमें। परीक्षाएं कैसी होती थी, परीक्षाएं मौखिक रूप से होती थी। जब भी टीचर दूसरा लेशन पढ़ाता था उससे पहले क्या करता था, जो पहले लेशन उसने पढ़ा दिया है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता, तो वही परीक्षा कहलाती थी। ठीक है, उसके बाद ही वो दूसरा लेशन स्टार्ट करता था। तो ये परीक्षाएं इस प्रकार होती थी मौखिक रूप से। अगर हम अनुशासन की बात करें तो गुरुकुल में क्या था, जो छात्र थे वो पिता पुत्र की तरह रहते थे। मतलब ठीक है, आप अपने पापा से अच्छे से बात करते हैं तो उसी प्रकार गुरु से उनका सम्मान करते थे, गुरु से बात करते थे, इसलिए हमेशा अनुशासन में ही रहते थे बच्चे। ठीक है, विनम्र विनम्र होते थे, आज्ञाकारी होते थे, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। स्त्री शिक्षा का क्या हाल था। ठीक है, तो वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ठीक है, इतना लिखना है आपको। गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो वही ऊपर वाली चीज़ें लिख देंगे, क्योंकि बस एक हेडिंग बढ़ा दी इसमें से। ठीक है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको लिखना है तो अलग से एक हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि गुरु शिष्य संबंध कैसा था, पिता पुत्र की तरह था, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और शांति से और अच्छे से रहते थे। ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको चूड़ा कर्म संस्कार। जान लेते हैं चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभ के लिए 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। इस संस्कार के बाद गृह शिक्षा शुरू होती थी, उसके बाद गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाता था। यानी कि पहला जो संस्कार होता था वो था आपका चूड़ा कर्म संस्कार, और ये कब होता था, तो 5 वर्ष की अवस्था में ये होता था चूड़ा कर्म संस्कार। उसी के बाद आप क्या करते, प्रवेश ले सकते थे गुरुकुल में। अब पढ़ना है हमें उपनयन संस्कार। तो जो वैदिक काल था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो संस्कार था वैदिक शिक्षा का वो था उपनयन संस्कार। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। उपनयन संस्कार, प्रवज्या संस्कार, जितने भी संस्कार हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, संस्कार से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। यह संस्कार प्रत्येक वर्ग के छात्र के लिए अनिवार्य था, मतलब जितनी भी कास्ट वगैरह होती थी उन सभी के लिए ये अनिवार्य था, परंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा प्रारंभ करता था। ठीक है, जब भी जो स्टूडेंट होता है वो वैदिक शिक्षा स्टार्ट करता है, छोटा जब बच्चा होता है, ठीक है, जो वैदिक शिक्षा वो स्टार्ट करता है तब उसका उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इस शाब्दिक अर्थ होता है इसका पास ले जाना। ठीक है, या गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, अगर सबसे पहले आपको यही लिखना है कि उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना या गुरु के समीप ले जाना। बालक गुरु से प्रार्थना करता है, मैं ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करने के लिए आपके पास आया, मुझे ब्रह्मचारी बनने दो। गुरुजी पूछते हैं आप किसके ब्रह्मचारी हो, बालक उत्तर देता है आपका। ठीक है, अभिभावक छात्र को गुरु को समर्पित कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखना, बस इतना लिख देना कि ये सबके सभी वर्ग के लिए अनिवार्य था, शूद्रों के लिए अनिवार्य नहीं था। ये उस समय होता था जब छात्र गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा प्रारंभ करता है। ठीक है, या आरंभ करता है। उपनयन संस्कार की जो आयु है वो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई थी। जैसे ब्राह्मण जब थे तो ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष रखी गई है। ठीक है, जब वो 8 वर्ष का हो जाएगा तब उसका उपनयन संस्कार होगा। ठीक है, क्षत्रिय जो होगा तो क्षत्रिय को 11 साल की उम्र में, ठीक है, जब वो 11 साल का हो जाएगा तब उसका उपनयन संस्कार होगा। और जो वैश्य होते थे उनका 12 साल का। ठीक है, जब वो 12 साल की हो जाती तब उनका उपनयन संस्कार होता था। तो सभी के लिए अलग अलग एज रखी है। अध्ययन काल की साधारण अवधि 12 वर्ष थी। ठीक है, जो अध्ययन काल की अवधि है वो कितनी होती है वैदिक काल में, तो वो 12 वर्ष होती है साधारणता। इसमें जो लास्ट संस्कार होता है वो है आपका समापवर्तन संस्कार। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा पूरी होने पर समापवर्तन संस्कार होता था। समापवर्तन का अर्थ है वापस घर को आगमन। अध्ययन काल की 12 वर्ष की अवधि पूरी कर 24-25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश योग्य हो जाता है। यानी कि जब बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाती थी इसमें, उसके बाद उसका होता था लास्ट में समापवर्तन संस्कार। उसके बाद वो अपने घर वापस जा सकता था। तब तक 24-25 साल की एज भी हो जाती थी और वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था। तो ये था आपका समापवर्तन संस्कार। अब है वैदिककालीन शिक्षा की कमियां। तो कमियां क्या है, देखिए शिक्षा जब अच्छी होती है ना उसमें कुछ तारीफ़ें होती हैं तो उसमें कमियां भी होती हैं। ठीक है, तो कमी ये थी कि बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। अब बाल मनोविज्ञान तो उस टाइम नहीं था ना, उसकी खोज नहीं हुई थी। लेकिन तब भी टीचर क्या करता था कि जैसा बच्चा है उस हिसाब से उसे शिक्षा देता था। लेकिन फिर भी आप उस हिसाब से डिपेंड नहीं कर पाते कि आप समझ जाएं कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था उस समय। वैदिक शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर एक मार्गी थी। मतलब उस समय बाल केंद्रित कुछ नहीं था, टीचर अपने हिसाब से ही सिखाता था चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बच्चे की क्या क्षमता है उसके अनुसार सिखाए, तो ऐसा नहीं था। फिर थर्ड पॉइंट है कि प्रायः प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य थे। ठीक है, अब ऐसा उस टाइम नहीं था कि आपके लिए, आपको अगर संस्कृत अच्छी लगती तो आप संस्कृत पढ़ेंगे बाकी हिंदी पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का ही प्राधान्य था। ठीक है, तो इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। धार्मिकता है, सत्य है, ब्रह्म है, ठीक है, इन विषयों पर ज़्यादा प्रधानता थी। फिर कि माध्यम संस्कृत था, अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था। ठीक है, ज़्यादातर लोग संस्कृत ही उस टाइम बोलते थे, तो हम कह सकते हैं कि माध्यम संस्कृत था और अन्य भाषाओं पर कोई जोर नहीं दिया जाता। स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार ना था। मतलब स्त्री शिक्षा थी सभी के लिए लेकिन उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं था। तो ये इसकी कमियां कह सकते हैं। अब हम आ गए बौद्धकालीन शिक्षा पर।
उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक दोष आ गए थे, कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ गई थी, स्त्रियां तथा शूद्र हे दृष्टि से देखे जाने लगे थे और उनकी शिक्षा की उपेक्षा हो रही थी। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उनके धार्मिक विचारों से जो क्रांति उत्पन्न हुई उसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली सामने आई जिसे बौद्धिककालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। अब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में आए लिखने को तो आप ये लिख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अनेक दोष आ गए थे, कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ गई, स्त्रियां शूद्र हे दृष्टि से देखे जाने लगे, उनकी शिक्षा की उपेक्षा हो रही थी। ऐसे समय भगवान बुद्ध का अवतार हुआ जिससे धार्मिक विचारों में क्रांति उत्पन्न हुई और उसका प्रभाव तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर पड़ा, जिस परिणाम स्वरूप नई शिक्षा प्रणाली सामने आई जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। आर के मुखर्जी के अनुसार क्या है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणकालीन शिक्षा प्रणाली का ही परिवर्तित रूप था। ठीक है, जो पहले ब्राह्मणकालीन शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसी को परिवर्तित कर दिया गया था, ऐसा कहा है आर के मुखर्जी ने। इसकी विशेषताएं क्या है तो देखिए, हेडिंग वही आप लिख सकते हैं और ये सारी चीज़ें बना बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कि शिक्षा मठों एवं बिहारों में प्रदान की जाती थी। ठीक है, उसमें गुरुकुल में दी जाती थी, इसमें कहाँ दी जाती है तो मठों या बिहारों में दी जाती है। यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। ठीक है, उसमें बंधन था लेकिन यहाँ पर कोई बंधन नहीं था, सार्वभौमिक थी। ठीक है, मतलब सभी के लिए थी शिक्षा। तीसरा कि शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि उपनयन संस्कार वैदिक शिक्षा में होता था, उपसंपदा संस्कार किस में होता है तो बौद्धकालीन शिक्षा में होता है। ठीक है, जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तब बच्चे का क्या कराया जाता है, उपसंपदा संस्कार किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, प्राथमिक शिक्षा पे कोई भी रुपया नहीं लिया जाता था। फिफ्थ पॉइंट है कि शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। ठीक है, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसका जो मूल तक, ठीक है, मूल केंद्र था वो क्या था, संघ था। ठीक है, वही सारे नियम कानून बनाता था। फिर है कि बौद्ध शिक्षा में भी संस्कारों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें भी संस्कार होते थे, जैसे उपसंपदा संस्कार है, प्रवज्या संस्कार, ये सारे इसी में होते थे। फिर है कि शिक्षा प्रणाली जो थी वो जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। ये सारी इसकी विशेषताएं, पॉइंट्स याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से। अब उन्हीं विशेषताओं में आप पाठ्यक्रम के बारे में लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम हेडिंग डालेंगे तो उसमें पाठ्यक्रम में क्या था कि जो पाठ्यक्रम था वो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते थे एवं लौकिक पाठ्यक्रम में क्या था तो लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या, शिल्पकला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं पाठ्यक्रम हेडिंग डालकर। बौद्ध शिक्षा मूलतः तो धार्मिक थी किंतु सामान्य व्यवसायों जैसे कताई बुनाई, सिलाई, शिल्प, इन सब की भी शिक्षा दी जाती थी। स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी ये देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी। मतलब प्रजापति गौतमी कौन थी तो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ये पहली स्त्री थी जिन्होंने क्या था कि जो संघ था इसमें प्रवेश लिया था प्रशिक्षु के रूप में। ये चीज़ भी याद रखना कि बौद्ध धर्म में क्या हुआ, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली पहली महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुओं के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो शिक्षा के लिए कोई भी इसमें क्या भेदभाव नहीं किया जाता था। अब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख संस्कार क्या हैं। देखिए, वैदिककालीन शिक्षा के संस्कार तो हमने पढ़ लिए, अब हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख संस्कार देख लेते हैं। तो पहला इसका संस्कार है प्रवज्या संस्कार। ठीक है, प्रवज्या संस्कार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों का संस्कार होता था। प्रवज्या का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। ठीक है, जैसे उपनयन का अर्थ क्या होता था, पास ले जाना या गुरु के समीप ले जाना, वैसे ही प्रवज्या का अर्थ होता था बाहर जाना। अतः प्रवज्या संस्कार से तात्पर्य है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। ठीक है, जब भी बालक शिक्षा के लिए घर से बाहर जाता है तो क्या कहलाता है, प्रवज्या संस्कार कहलाता है। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न कराता था। ठीक है, जो भी मठ होता है उसमें जो सबसे बड़ा भिक्षु होता है वही इस संस्कार को संपन्न कराता था। प्रवज्या के इच्छुक बालक सिर के बाल मुड़वाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेककर शरण त्रय लेता था। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रवज्या संस्कार का मतलब है घर के शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। और इस प्रवज्या संस्कार कौन लेता है तो जो मठ होता है उसमें जो सबसे बड़ा भिक्षु होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से कह लें या एज से कह लें, सबसे बड़ा भिक्षु जो होता है वही इसको संपन्न कराता है। और जिसका संस्कार होता है वो बालक क्या करता है, अपने सिर के बाल मुड़वा लेता है। ठीक है, उसके बाद पीले वस्त्र पहनता है और भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर क्या लेता है, शरण त्री लेता है। अब इस शरण त्री क्या होता है, ये 3 तरीके के नियम होते हैं। ठीक है, नियम कह सकते हैं या सूत्र होते हैं, उनका जाप करना होता है। ठीक है, बोलना होता है। ये होते हैं बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। ठीक है, तो इस चीज़ का उच्चारण करना होता है बच्चे को। प्रवज्या 8 वर्ष के बालक को दी जाती थी तथा प्रवज्या के बाद विद्यार्थी सामनेर कहलाता था तथा उसे मठ में ही रहना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि शरण तरीके है तो बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि, इसका उच्चारण करना होता है। और ये कितने
एज के बालक का होता है तो 8 वर्ष के बालक को प्रवज्य संस्कार किया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें एज थी वैदिक काल में, वैसे इसमें भी एज है। ठीक है, इसमें 8 वर्ष की एज रखी गई है। तो 8 वर्ष का जो बालक होता है उसका प्रवज्य संस्कार होता है। और जब वो प्रवज्य संस्कार ले लेता है उसके बाद उसे संघ में ही रहना पड़ता है। ठीक है, उस मठ में ही रहना पड़ता है। और उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामनेर कहते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी होता है जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम सामनेर कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, 1 नंबर में पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है कि सामनेर किसे कहते हैं। तो जिस विद्यार्थी का प्रवज्य संस्कार हो जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो मठ में रहता है, उसी को हम लोग सामनेर कहते हैं। अब बौद्धकालीन शिक्षा का जो दूसरा संस्कार है वो है उपसमता संस्कार। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता है। मतलब बौद्धकालीन शिक्षा जब आपने पूरी ग्रहण कर ली है उसके बाद लास्ट में, यानी कि 12 वर्ष की टोटल शिक्षा होती है, 8 वर्ष से स्टार्ट होता है और 12 वर्ष तक की शिक्षा होती है। ठीक है, 12 वर्ष चलती है शिक्षा, तो लगभग 20 साल की एज में उपसंपदा संस्कार होता है। यह बौद्ध पद्धति का द्वितीय एवं अंतिम संस्कार है। ठीक है, दूसरा और अंतिम संस्कार है। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के बाद सामनेर पक्का भिक्षुक बन जाता है। ठीक है, जब सामनेर तब होता है, ठीक है, आपको पता है प्रवज्य संस्कार हो जाता है, मठ में रहने लगता है, तब उसे सामनेर कहते हैं। लेकिन जब उसका उपसंपदा संस्कार होता है, जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसके बाद जब उसका उपसंपदा संस्कार होता है उसके बाद वो क्या बन जाता है, तो पक्का भिक्षुक बन जाता है। उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता। बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 मार्ग होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, जब आप 8 साल के थे आपने क्या किया, प्रवज्य संस्कार हुआ आपका, आपने शिक्षा ग्रहण की 12 साल। ठीक है, लगभग 20 साल के आप हो गए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप क्या करें, शादी आदि कर लें, ठीक है, गृहस्थ जीवन जिए, या आप क्या करें, भिक्षुक बन जाएं। ठीक है, आजीवन आपको ब्रह्मचारी रहना, आपको शादी वादी नहीं करनी। ठीक है, 2 रास्ते हैं आपके पास। और जो दूसरा रास्ता चुनता है, जिसे शादी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ठीक है, तो उसका होता है उपसंपदा संस्कार। समझ में आ गया होगा। अब शिक्षण विधि बताई गई है बौद्धकालीन शिक्षा की। ठीक है, इसे आप विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर में अलग से पूछता कि कैसी शिक्षण विधि थी तो भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी। शिक्षण का जो माध्यम था, जो भाषाएं थी वो थी जन भाषाएं। ठीक है, जो सामान्य बोलचाल में हम लोग यूज़ करते थे उन्हीं भाषाओं को माध्यम बनाया गया था। तथा पाली भाषा थी। ठीक है, पाली भाषा भी कह सकते हैं। और जनसाधारण की जो भाषाएं होती हैं उनमें शिक्षा दी जाती थी। रटने पर इसमें जोर दिया जाता था। ठीक है, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विधि विधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, रटने पर भी ये ज़्यादा जोर देते थे। दूसरी चीज़ क्या था कि व्याख्यान विधि यूज़ करते थे, प्रश्नोत्तर, वाद विधि विधियाँ ये सारी यूज़ करते थे। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। गुरु शिष्य संबंध कैसा था, तो गुरु शिष्य संबंध स्नेहपूर्ण था। शिष्य का पवित्र कर्तव्य था कि वह गुरु की सेवा करे, उनकी दिनचर्या का ख्याल रखे, साफ सफाई, भिक्षा द्वारा भोजन की व्यवस्था करे और गुरु की आज्ञा का पालन करे। ठीक है, तो ये सारे काम जो थे वो भिक्षु करता था। वो क्या करता था, सुबह सुबह उठकर क्या करता, पहले तो गुरु की सेवा करता था, उनकी दिनचर्या का ख्याल रखता था कि उन्हें किस टाइम पे क्या काम करना है, तो उसका पूरा ध्यान वो रखता था। साफ सफाई का ध्यान रखता था जहाँ पे शिक्षा ग्रहण हो रही है। ठीक है, भोजन की व्यवस्था करता था भिक्षा मांग के। ठीक है, ये सारे काम किसके थे, तो जो भिक्षु होते थे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे, सामने जो होता है शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके ये कार्य रहते हैं। अब अगर बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में समानताएं पूछी जाएं कि क्या समानताएं थी, तो आपके पास 4 पॉइंट हैं समानताएं लिखने के लिए। कि जो बौद्ध शिक्षा है इसमें समानता क्या है कि इसका जो लक्ष्य होता है वो निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, और वैदिक शिक्षा में क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति। दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इसमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा लक्ष्य, और उसमें मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा क्या है कि शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु है वो 8 वर्ष है, दोनों में ही 8 वर्ष है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें 8 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है और उसमें सभी का 8 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। तीसरा क्या है कि शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता है। बौद्ध शिक्षा में भी प्रवज्या संस्कार होता है। और वैदिकालीन शिक्षा में किसका होता था, तो उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, दोनों में ही शिक्षा का प्रारंभ है वो संस्कार से हो रहा है। फिर क्या है कि बौद्ध शिक्षा में समानता कि भिक्षाटन, यानी कि शिष्य की जो दिनचर्या होती है उसे हम लोग भिक्षाटन कहते थे। ठीक है, भाई पूरा देख रेख करता था पूरे उसकी। ठीक है, खाने पीने की, गुरु के सब चीज़ें वो देखता था। और वैसे ही वैदिक शिक्षा में भी था। तो ये समानताएं हो जाएंगी। असमानता क्या थी, असमानता ये थी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मकसद था। ठीक है, मुख्य मकसद क्या था बौद्धकालीन शिक्षा का, कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। लेकिन ब्राह्मण कालीन जो शिक्षा थी या वैदिकालीन जो शिक्षा थी इसमें ऐसा कोई मकसद नहीं था कि उसके प्रचार प्रसार करना है। दूसरा क्या है असमानता कि संघ का वर्चस्व था। सारे नियम कानून संघ के चलते थे, वही नियम कानून बनाता था, वही चलते थे। और वैदिकालीन शिक्षा में क्या था, जो गुरु चाहता था वही होता था। ठीक है, तीसरा क्या है कि शिक्षा जो थी समुदाय प्रधान थी। किसमें, बौद्धकालीन शिक्षा में कैसी थी, तो समुदाय प्रधान थी। जबकि वैदिकालीन शिक्षा कैसी थी, वो परिवार प्रधान थी। ठीक, परिवार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। फिर है कि कालांतर में विलासता की ओर अग्रसर है। ठीक है, जो बौद्धकालीन शिक्षा है वो कैसी है, तो इस समय में क्या हो रहा है कि विलासता की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन क्या है, जो वैदिकालीन शिक्षा थी वो सादगी जीवन पूर्ण थी, क्योंकि आराम से साधारण जीवन जीते थे, आराम से रहते थे, जंगलों में गुरुकुल में आराम से शिक्षा दी जाती थी, ऐसा था। फिर क्या है कि
असमानता फिर क्या है, असमानता लास्ट बौद्धकालीन शिक्षा में कि उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। ठीक है, आपको वही नियम मानने पड़ेंगे, आप गृहस्थ जीवन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो कठिन था थोड़ा सा रूल। और वैदिककालीन शिक्षा में क्या था कि समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपका होता है समावर्तन संस्कार वैदिककालीन शिक्षा में, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो ये असमानता है दोनों में। अब हम आ गए हैं मुस्लिमकालीन शिक्षा में कि मुस्लिमकालीन शिक्षा कैसी थी। तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। इन विदेशी आक्रांताओं के साथ ही उनकी परंपरा, संस्कृति का भी भारत में आगमन हुआ, जिससे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। लगभग 550 वर्षों तक मुसलमानों का भारत पर आधिपत्य रहा। उन्होंने यहाँ नई शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया, जिसे मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता कि जो विदेशी थे वो हमेशा से ही आकर्षित रहते थे भारत की तरफ, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। तो सोचते थे कि शायद भारत में सोना ही चांदी पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हमेशा आकर्षित होते थे। तो सिकंदर से लेकर मुस्लिम आक्रांता जितने भी थे वो भारत पर आक्रमण करते थे, यहाँ पर लूटते थे, ले जाते थे। कुछ का यहाँ पर मन लग गया, वो यहीं पर रहना चाहते थे, जैसे मुगल थे। ठीक है, वो चाहते थे यहीं पर हम अधिकार करें। तो ऐसा रहा कि जब हमले करते रहे तो ज़्यादातर कुछ लोग यहीं पर टिक गए। ठीक है, यहीं पर रहने लग गए। तो उनके आने से क्या हुआ, जो शिक्षा प्रणाली थी उस टाइम की वो थोड़ी सी प्रभावित हुई और थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट हुआ। जब उसमें चेंजमेंट हुआ तो जो नई शिक्षा प्रणाली आई उसे हम क्या कहते हैं, तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था कि मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली है चाहे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है, दोनों सेम चीज़ें हैं। विशेषताएं क्या थी, तो मौखिक थी, व्यक्तिगत थी, निःशुल्क थी शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी, मतलब जो राजा होता था वही फ्री करता था। ठीक है, उसी के संरक्षण में होती थी, जैसा वो चाहता था वैसी शिक्षा होती थी। फिर है कि प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। फिर है कि शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। ठीक है, जो कुछ विधियाँ होती हैं उसके आधार पर किया जाता है शिक्षण कार्य। शिक्षा का जो माध्यम था वो अरबी भाषा थी, लेकिन अगर आप उच्च स्तर पर पहुँच जाते तो फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, फिर है कि शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, जो मानवीय मूल्य है उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता था आध्यात्मिक मूल्यों की जगह पे। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी मुस्लिमकालीन शिक्षा की। अब मुस्लिमकालीन शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे हम लोग रस्म कहते हैं। ठीक है, इसमें रस्म कहते हैं, अपने में संस्कार कहते थे। तो बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मुसलमानों की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म के बाद प्रारंभ होती थी। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु का होता था तब उसे किसी मुल्ला या मौलवी के सामने ले जाया जाता है। ठीक है, जब कोई भी बालक 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, हम किसी मौलवी के पास ले जाते हैं। बालक संबंधियों के सामने कुरान की कुछ आयतों का पाठ करके अथवा बिस्मिल्लाह का उच्चारण कर अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जो मौलवी होता है वो कुछ या तो आयतें वगैरह देता है उसे पढ़ने के लिए। ठीक है, बच्चा उसे पढ़ देता तो ठीक है, नहीं पढ़ पाता तो उससे बिस्मिल्लाह बुलवाया जाता है। ठीक है, जब बिस्मिल्लाह वो बोल देता है तो उसकी शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती है। धनी तथा संपन्न व्यक्ति मौलवी साहब को अपने घर पर ही बुलाकर बालकों की बिस्मिल्लाह रस्म अदा करा लेते हैं। ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मौलवी साहब को अपने घर में बुलाते हैं, वहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। अब शिक्षा संस्थाओं की अगर हम बात करें तो मुस्लिम शासन के समय शिक्षा मकतब या मदरसों में दी जाती थी। ठीक है, मकतब और मदरसे दो चीज़ें थी जहाँ पर मुस्लिमकालीन शिक्षा दी जाती थी। सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को मकतब में भेजा जाता था। ठीक है, इसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है, इसका मतलब है कि जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होती है, ठीक है, जो बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी शिक्षा कहाँ पूरी होती है, तो मकतब में होती है। ये चीज़ याद रखना, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिमकालीन शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहाँ दी जाती है। ठीक है, प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होती है वो कहाँ दी जाती है, तो वो मकतब में दी जाती है। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कुतुब शब्द से हुई है। इसका अर्थ है लिखना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मकतब शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अरबी भाषा का शब्द है कुतुब, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, तो लिखना इसका अर्थ होता है। अब शिक्षण विधि कैसी होती थी मुस्लिमकालीन शिक्षा में, तो मुस्लिमकालीन शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी तथा पाठ वस्तु को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। ठीक है, इसमें भी रटने पर हम बल दे रहे हैं। ठीक है, जो मुस्लिमकालीन शिक्षा थी वो मौखिक थी। ठीक है, बोल बोल कर ही पढ़ाता था टीचर। ठीक है, बोलकर पढ़ाएगा, आपको याद करना है, सुनना है। और जो किस पे बल दिया जाता है, तो रटने पे बल देते थे। मॉनिटर प्रणाली उस काल में प्रचलित रही। ठीक है, जो मॉनिटर प्रणाली है जो आज के समय में चल रही है वो उसी समय से आई है। अगर हम बात करें कि अध्यापक और छात्र के संबंध कैसे होते थे, तो मुस्लिम काल में भी प्राचीन काल के समान अध्यापक तथा छात्रों के संबंध बड़े घनिष्ठ होते थे। शिक्षकों को समाज में सम्मानीय स्थान दिया जाता था। माना जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस्ताद से मतलब है टीचर। ठीक है, मुस्लिमकालीन शिक्षा में टीचर को उस्ताद कहते थे। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट था कि खानकाहा किसे कहते हैं, तो ये प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे जिन्हें हम खानकाहा कहते थे उस समय। इसमें केवल मुस्लिम जो बालक थे वही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। और इनका खर्चा कैसे चलता था, तो दान में जो भी चीज़ इन्हें मिलती थी उससे इनका खर्चा चलता था। तो ये हो जाते हैं आपके खानकाहा।
तो मुस्लिमकालीन शिक्षा भी हमने पढ़ ली, अब हम आएंगे आधुनिक शिक्षा पे। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात जो शिक्षा थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का क्या हाल था। ठीक है, आधुनिक शिक्षा पे हम आ गए। 15वीं से 18वीं सदी के दौरान पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजों आदि पूरे यूरोप वासियों के आने का मुख्य मकसद व्यापार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने शिक्षा को ही माध्यम बनाया। ठीक है, अंग्रेज बहुत दिमाग वाले थे। जब वो भारत में आए तो उन्होंने आए तो इस मकसद से थे कि व्यापार करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा यहाँ पर ईसाई धर्म नहीं है, तो वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी लग गए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बना सके। उसमें भारत में ईसाई धर्म इतना तेज़ी से नहीं फैला था, ना था उस समय। ठीक है, तो अब वो जानते थे कि जो भारतीय हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो वो चाहते थे पहले इन्हें शिक्षित करें, इन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आएगी तो अच्छे से जो विचार होते हैं ईसाई धर्म के वो सारी समझेंगे। तो वो पहले उन्होंने सोचा कि शिक्षा को ही अपना हथियार बना लिया कि पहले इन्हें शिक्षित करो, उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन करो। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। ठीक है, मतलब जो ईसाई मिशनरियाँ थी उन्होंने क्या किया, पहले स्कूल खोला भारत में और आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी के आज्ञापत्र से कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर में दानाश्रित विद्यालय खोले। ठीक है, जो ईसाई मिशनरियाँ थी पहले यहाँ पर उन्होंने स्कूल खोले, जिससे क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ, मतलब स्टार्टिंग हो गई उसकी। उसका फिर उन्होंने महारानी के जो आज्ञा पत्र था उससे कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में, कानपुर में दानाश्रित विद्यालय खोल दिए। ठीक है, ताकि आधुनिक शिक्षा को और बढ़ावा मिल सके। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ल्स ग्रांट थे इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, ये याद रखना। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे सन 1813 का आज्ञा पत्र। ठीक है, जो 1813 में आज्ञा पत्र आया था जिसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कहते हैं। ठीक है, तो 1813 के आज्ञा पत्र में भारतीय साहित्य एवं विज्ञान की उन्नति एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए निर्धारित की गई। इस धनराशि के व्यय को लेकर 2 विचारधाराएं सामने आई। ठीक है, यही विवाद था आपका, कौन सा, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो है आपका, यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1813 के आज्ञा पत्र से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना कि 1813 में जो आज्ञा पत्र आया था उसमें क्या किया गया कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान की उन्नति एवं प्रोत्साहन के लिए क्या किया गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए निर्धारित की गई थी, और इस धनराशि के व्यय को लेकर 2 विचारधाराएं सामने आई थी। तो ये 2 विचारधाराएं थी, प्राच्य और पाश्चात्य। जो प्राच्य विचारधारा थी वो भारतीयों की थी, और जो पाश्चात्य विचारधारा थी वो अंग्रेजों की थी। ठीक है, ये याद रखना। तो पाश्चात्यवादी विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान एवं सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से किया जाए, जबकि प्राच्यवादी विचारधारा के अनुसार भारतीय साहित्य को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। ठीक है, भारतीय चाहते थे कि मातृभाषा में सिखाया जाए। ठीक है, जो भारतीय भाषाएं उनमें सिखाया जाए, क्षेत्रीय भाषाएं उनमें सिखाया जाए, लेकिन पाश्चात्यवादी जो अंग्रेज थे वो चाहते थे नहीं, अंग्रेजी माध्यम से सिखाया जाए। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे पाश्च और पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से इसी को जाना जाता है कि वो भारतीय चाहते थे नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में आप सिखाओ, अंग्रेज चाहते थे नहीं, अंग्रेजी भाषा को इंपॉर्टेंस दिया जाए। 1813 के आज्ञा पत्र के बाद 1833 में नया आज्ञा पत्र जारी किया गया। आपको पता जो आज्ञा पत्र थे वो हर 20 साल में जारी किए जाते थे। तो पहले 1813 में आया, फिर 33 में आया, फिर 53 में आएगा। ठीक है, तो 1833 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें लॉर्ड मैकाले इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में बात करते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। ठीक है, ये बेइज्जती करने की बात थी कि भारतीय जो साहित्य था उसकी इंसल्ट की थी इन्होंने, और ये कहा था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में जितनी किताबें हैं ना, उतना अच्छा साहित्य तो टोटल अगर मिला लेंगे ना अरब का और इंडिया का, तो उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, तो इनका कथन याद रखना। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि यानी कि कानूनी सदस्य बने। इनसे चार्टर एक्ट 1813 के विषय में परामर्श मांगा गया। इन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना परामर्श लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंपा, जिसे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। मतलब 1813 का जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर इनका परामर्श मांगा गया था। तो इन्होंने अपना परामर्श कब सौंपा, तो 2 फरवरी 1835 को। किसे सौंपा, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के, उन्हें सौंपा था। ठीक है, इसी को लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। अब इनकी विवरण पत्र में क्या बातें थी उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहली चीज इन्होंने कही कि साहित्य शब्द का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत या अरबी। ठीक है, जो 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी, ठीक है, बाद में से 10 लाख कर दिया गया था 1833 के विवरण पत्र में, कि जो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे तो कौन से साहित्य पर दिए जाएंगे, तो अंग्रेजी साहित्य पर दिए जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य की बात की गई, ऐसा इन्होंने कहा था लॉर्ड मैकाले ने। दूसरा कहा कि भारतीय विद्वान का अर्थ ऐसे विद्वान से है जो जॉन लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविताओं से परिचित हो। ठीक है, मतलब कोई भी विद्वान ऐसे नहीं विद्वान माना जाएगा जब तक उसे जॉन लॉक की दर्शन ना आते हो, ठीक है, या मिल्टन की कविताओं से वो परिचित ना हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को
विद्वान कहा जाएगा, और जिसे नहीं फिर पता उसे इन्होंने कहा विद्वान कि नहीं कह देसी सकते। भाषाएं शिक्षा के माध्यम में उपयुक्त नहीं है, उसने कहा ये अविकसित हैं एवं गंवारू हैं। ठीक है, तो देसी भाषाओं की भी इसने उपेक्षा की, कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, इसमें शिक्षा देना बेकार है, ये गंवारू हैं, अविकसित है, इनका विकास नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कहा था इसने। फिर कहा कि अंग्रेजी ही नवजागरण का एकमात्र साधन है और अंग्रेजी द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो इसके विवरण पत्र से मिले थे। विवरण पत्र के आधार पर जो 5 पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। अब लॉर्ड मैकाले को अग्रदूत क्यों कहा जाता है भारतीय शिक्षा का, ये देख लेते हैं। मैकाले ने देसी साहित्य की निंदा की, वहीं उसने उसके विकास के लिए सिफारिशें भी की, इसलिए मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। मतलब उसने बेकार तो बताया भारतीय साहित्य को, लेकिन उसका विकास कैसे किया जा सकता है उसकी सिफारिश भी की। ठीक है, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है क्यों? ठीक है, क्यों, क्या योगदान था इनका, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्यों माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में ये आ चुका है। पहला पॉइंट ये था कि मैकाले पहला विद्वान था जिसने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को समाप्त कर दिया था, इसलिए इसे अग्रदूत माना जाता था। दूसरा था कि मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे। इससे पहले हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, ठीक है, विदेशी साहित्य को या विदेशी ज्ञान विज्ञान को, लेकिन इसके बाद हम इंपॉर्टेंस देने लग गए। तीसरा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके इनमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न कर दी। मतलब इससे पहले क्या था कि भारत में आपको पता कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो इससे क्या है कि हम लोग एक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हर कोई सीख रहा था, तो इससे क्या हो रहा था कि हम लोग थोड़े एक हो रहे थे। ठीक है, समानता का भाव उत्पन्न हो रहा था, स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हो रहा था, बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, राजनीतिक जागृति जो थी वो उत्पन्न हुई। अब लॉर्ड मैकाले से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ लेते हैं, निष्पंदन का सिद्धांत या छनन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए याद रखना इस चीज़ को भी कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो जन्म से भारतीय हो परंतु रहन सहन एवं विचारों से अंग्रेज हो। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जो देखने में तो भारतीय लगते हैं लेकिन रहन सहन और विचारों से बिल्कुल अंग्रेज बन जाते हैं। ठीक है, यह अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जो निष्पंदन का सिद्धांत है, ये छनन का सिद्धांत है, ये किसका हिंदी रूपांतरण है, तो फिल्ट्रेशन शब्द का, जिसका अर्थ है निष्पंदन अर्थात छानने की क्रिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिससे वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम ध्यान, जो रुपए कम व्यय करना चाहती थी, अतः उसने अपने लाभ के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कहने का मतलब है कि वो ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था कि हम खाली उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान कर दें, तो उससे जो शिक्षा होगी वो छन छन कर नीचे वर्ग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ज़्यादा रुपए भी उन्हें ना खर्च करना पड़े और सारे के सारे शिक्षित भी हो जाए। ठीक है, तो ये था निष्पंदन का सिद्धांत या छनन का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया था। 1833 के बाद कंपनी को 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी करना था। मैंने आपको बताया था कि 20 साल बाद आज्ञा पत्र जारी होता था, 1813 के बाद 33 में, उसके बाद 20 साल बाद 53 में। ठीक है, उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया था कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1853 तक भारतीय शिक्षा की गहनता से अध्ययन किया और उन सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि नई शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी वुड के घोषणा पत्र के आधार पर, तो 19 जुलाई 1854 को। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का माध्यकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको बताया था कि उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान कौन थे, तो सर चार्ल्स वुड थे, और इसलिए इन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र जारी किया था, वुड का घोषणा पत्र। और कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं, तो भारतीय शिक्षा का माध्यकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है, तो वुड के घोषणा पत्र के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब इसकी मुख्य बातें क्या थी कि शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, शिक्षा अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को भी अवश्य स्थान दिया जाए। शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था, मतलब ट्रेनिंग की बात पहली बार की गई थी। विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए, ये भी बात पहली बार की गई थी। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, ये भी बात पहली बार की गई। व्यावसायिक एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए और जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। ठीक है, तो मुख्य बातें आप क्या क्या लिखेंगे कि इन्होंने भी यही कहा कि अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य का ज्ञान प्रसार करो, उसका देसी भाषाओं के माध्यम से भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, अंग्रेजी के साथ साथ ये बात इस पर ये राजी हो गए थे। तीसरा था कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य को भी स्थान दो। फिर था कि शिक्षक जो हैं, टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के लिए प्रबंध के लिए क्या किया जाए, सहायता अनुदान दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। ठीक है, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए और जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। ये मुख्य बातें थी वुड के घोषणा पत्र की, इसलिए अच्छे से याद करना इन पॉइंट्स को। इसके बाद जो हमारा आयोग आया वो था हंटर आयोग। ठीक है, जो 1882 में आया था।
सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया। मतलब 1880 में लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। ठीक है, तो याद रखना कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसी को हंटर आयोग कहते हैं या भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। ठीक है, 1882 में इसका गठन किया था किसने, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। मतलब ये जो आयोग बनाया गया था भारतीय शिक्षा आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर, इसी के नाम पर इसे हंटर आयोग कहा गया। सन 1854 के वुड के घोषणा पत्र को स्वीकार तो कर लिया गया, किंतु सरकार इसको व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाई। अंततः 3 फरवरी 1882 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसको प्रथम शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हंटर आयोग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि 1880 में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन जो थे उन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक क्या किया, एक समिति का गठन किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, इसलिए इसे हंटर आयोग कहा गया। सन 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र आया तो उसमें बातें तो काफ़ी बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन उसे सही से लागू नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट। ठीक है, व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाई थी, इसलिए क्या किया, 3 फरवरी 1882 को जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसे प्रथम शिक्षा आयोग या हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हंटर आयोग की मुख्य बातें क्या थी कि प्राथमिक शिक्षा जो व्यवहारिक हो, ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है वो देसी भाषा में दी जाए। बहुत अच्छी बात की गई थी, जो प्राथमिक शिक्षा दे रहे हो, प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा दे रहे हो वो देसी भाषा में दो। ठीक है, तभी बच्चे से समझ पाएंगे चीज़ों को। फिर ताकि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े इलाके हैं उनमें शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए, कि कई इलाके पिछड़े इलाके रहते हैं जहाँ पे लोग नहीं इतने जागरूक रहते हैं पढ़ाई को लेकर, तो उन इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी जाए। फिर है कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, जो भी बहुत अच्छी बात कही गई थी कि जो धार्मिक शिक्षा है उसे प्रोत्साहन ना दिया जाए। उसके बाद था कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, जो लड़कियां हैं उनके लिए आप पाठ्यक्रम को सरल करें और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। फिर है कि अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या एवं आवश्यकता के अनुरूप में दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ स्कूल में बच्चे बहुत कम है लेकिन आप उसमें अनुदान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, और कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा लेकिन अनुदान बहुत कम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी संख्या के आधार पर हो। फिर है कि देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए। मतलब जो देसी पाठ्यक्रम जो पहले से चला आ रहा है उसमें कोई चेंजमेंट ना किया जाए। तो ये मुख्य बातें थी हंटर आयोग। इसके बाद आया गोखले विधेयक, जो कि 1911 में आया था। गोपाल कृष्ण गोखले बड़ौदा नरेश के प्रयास से बहुत प्रभावित हुए। उनके विचार से जब बड़ौदा नरेश अपने सीमित साधनों से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर सकते हैं तो ब्रिटिश सरकार इस कार्य को क्यों नहीं कर सकती, जिसके पास असीमित साधन एवं अपार धन है। अतः उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय धारा सभा में एक सदस्य के रूप में एक प्रस्ताव 19 मार्च 1910 को रखा था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपने सभी ने सुना होगा। इन्होंने पास किया था गोखले विधेयक। अब क्या था कि एक बड़ौदा नरेश थे, ठीक है, राजा थे बड़ौदा के। उन्होंने क्या किया था, उनके पास ज़्यादा धन वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए, उनके एरिया में जितने बच्चे पढ़ते थे सबके लिए फ्री कर दी थी। तो उनकी वजह से ये ज़्यादा प्रभावित हुए गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा जब उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे तब भी उन्होंने फ्री कर दिया, तो जो अंग्रेजी सरकार है वो तो कर ही सकती है, उसके पास तो बहुत सारा धन है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए जो केंद्रीय धारा सभा थी उसमें एक सदस्य के रूप में एक प्रस्ताव रखा था 19 मार्च 1910 को। अब इसमें क्या क्या बातें थी उन्हें देख लेते हैं। तो इसकी मुख्य बातें ये थी कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए, कम मासिक आय वाले माता पिता से बच्चों से शुल्क ना लिया जाए, मतलब जिनके माता पिता बहुत कम कमाते हैं उनसे शुल्क ना लिया जाए। फिर है कि स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं। मतलब अगर किसी स्थानीय स्थान पर आप कोई संस्था बना रहे हैं तो स्थानीय लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दो, वो अच्छे से चला सकते हैं चीज़ों को। फिर है कि स्थानीय संस्था प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती है। ठीक है, अगर उनका विद्यालय नहीं चल पा रहा है तो वो कर लगा सकते हैं उसके ऊपर, जो स्थानीय संस्थाएं हैं उन्हें ये छूट दी जाए। फिर है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था क्रमशः बालकों फिर बालिकाओं के लिए हो। पहले बालकों को शिक्षा व्यवस्था की जाए, उसके बाद बालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था की जाए। सरकार गोखले के विचार को बहुत पहले से ही मानती थी, इसलिए विधेयक को अस्वीकृत कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार ने ये कहा कि हम तो गोखले की सारी बातों को पहले से ही मान रहे हैं, इसलिए उसने क्या किया, इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। ठीक है, तो मुख्य विशेषता याद करना है, इन्हें क्या क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दो, जिन बच्चों के माता पिता कम कमाते हैं उनसे फीस ना लो। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उन्हें सौंप दो। ठीक है, स्थानीय संस्थाएं क्या है, कर लगा सकती हैं अगर उनका विद्यालय सही से नहीं चल पा रहा है। और पहले बच्चों जो लड़के हैं उनके लिए व्यवस्था करो बच्चों के लिए, उसके बाद लड़कियों के लिए व्यवस्था करो शिक्षा की। ठीक है, तो सरकार पहले से सारी बातें मान रही थी, उसने कहा कि नहीं, हमेशा नहीं मान पाएंगे, पहले ही हम सारी बातें मान रहे हैं। हर्टांग समिति 1929। देखिए, हर्टांग समिति की अगर हम बात करें तो इनके पहले तो टाइम याद रखना कि किस सन में ये
समिति आई थी तो 1929 में आई। गोखले कब आए थे? तो गोखले विधेयक पास हुआ था 1911 में। ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो हर्टांग समिति की अगर हम बात करें तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन ने भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे गए, ठीक है। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और ये जो कमीशन था इससे भारत में जो शिक्षा का हाल चल रहा था उसके संबंध में सुझाव मांगे गए थे कि बताओ कि भारत में शिक्षा सही से चल रही कि नहीं चल रही, तो इससे सुझाव मांगे गए। तो साइमन कमीशन जो था उसने भारत की शिक्षा की मतलब जो जटिलताएं थी, जो कठिनाइयां आ रही थी शिक्षा में, उन सभी का अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद एक सहायक समिति का गठन किया और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सर फिलिप हर्टांग, ठीक है। इसीलिए इसको समिति को हर्टांग समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना समझ लेना कि इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे फिलिप हर्टांग, इसलिए इसे हर्टांग समिति के नाम से जाना जाता है। अब जो हर्टांग समिति आई, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या बातें बताई भारतीय शिक्षा के बारे में। तो पहला का कि प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो किया गया है पर प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, मतलब उतने अच्छे से काम नहीं किया प्राथमिक शिक्षा पर। फिर है कि अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, ठीक है। अपव्यय अवरोधन के बारे में मैंने आपको बताया कि कई बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ जाते हैं और कई बच्चे कई साल तक एक ही क्लास में बने रहते हैं। तो अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। फिर है कि प्राथमिक शिक्षा में कम से कम 4 वर्ष की जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, कम से कम 4 वर्ष की तो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। फिर कहा कि पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए, मतलब जीवन में वो काम आए ऐसा पाठ्यक्रम बनाओ, फालतू की चीज़ें उसमें ऐड ना करो। फिर है कि विद्यालय सत्र एवं अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ठीक है। जो विद्यालय की छुट्टी वगैरह की जाती है तो ऐसे की जाए जो स्थानीय जो आवश्यकताएं उसके अनुरूप की जाए। फिर है कि शिक्षकों के वेतन तथा योग्यताओं में सुधार की जरूरत है, ठीक है। जो टीचर है उनकी ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाए, उनका जो वेतन है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए। फिर है कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा गुणात्मक हो, ऐसी शिक्षा हो जो उनकी क्वालिटी वाइज हो, ठीक है, तो काम आए उनके। उच्च स्तर पर पुस्तकालय होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। तो ये सारी बातें हर्टांग समिति ने कही थी जो कि 1929 में आई थी, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट अलग पॉइंट्स है ना उन्हें अच्छे से फोकस करना। अब हम आ गए बेसिक शिक्षा या जिसे बरदा शिक्षा योजना के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा या बरदा शिक्षा योजना किसकी देन है? तो महात्मा गांधी की देन है। आप सभी को जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। तो महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे बरदा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था, ठीक है। तो एक तो इनके नाम याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन में बरदा शिक्षा योजना आ जाए या हो सकता है नई तालीम आ जाए या बुनियादी तालीम आ जाए, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, ये सारी बेसिक शिक्षा की बातें हो रही हैं। तो महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बरदा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा नामों से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस योजना का प्रारूप तैयार किया। उसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। तो 22 अक्टूबर 1937 को बरदा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा का आधारशिला रखी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब इसमें क्या क्या बातें थी वो देख लेते हैं। तो पहला कि शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, ठीक है। जैसे आज जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क रखी गई है, तो इन्होंने पहले सुझाव दिया था कि 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दो, ठीक है, और निःशुल्क कर दो। दूसरा था कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। जो देसी भाषाएं या मातृभाषा उसमें दो। शिक्षा का जीवन से संबंध हो ऐसी शिक्षा हो। शिक्षा में हस्तकला पर आधारित हो ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव जागृत हो, ठीक है। तो हस्तकला पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था कि शिक्षा में हस्तकला विषय भी ये शामिल किया जाए ताकि बच्चे श्रम के प्रति आदर भाव जागृत कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कही थी महात्मा गांधी ने, इन पॉइंट्स को याद रखना। अब हम बात करेंगे कि जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद भारत में शिक्षा का क्या हाल था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों की स्थापना की और भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक नीतियों की सिफारिश की। यानी कि जब देश स्वतंत्र हो गया तो कई सारे जो शिक्षा आयोग थे उनकी स्थापना की गई ताकि सुधार लाया जा सके। 1948 में भारतीय केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 2 आयोगों के गठन करने का निर्णय लिया, एक विश्वविद्यालय के लिए और दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिए। यानी कि 2 आयोग बनाए गए, पहला विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए और दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा है उसके लिए। तो पहले हम बात करेंगे विश्वविद्यालय आयोग की, जो विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में, या इसे हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। और ये कब बना था, गठन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1948 में इसमें गठन हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत में नियुक्त होने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयोग था। तो आपको याद रखना कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, तो राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसमें क्या क्या सिफारिशें हुई वो नहीं पूछी जाती, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं जो हमारा दूसरा आयोग था वो था माध्यमिक शिक्षा आयोग। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है।
आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की सिफारिशें की। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो भारत सरकार ने कब इसकी स्थापना की, तो 23 सितंबर 1952 को की। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसकी आयोग की गठन किया गया था। इसलिए इसे हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं और मुदालियर आयोग भी कहते हैं। दोनों नाम इनके याद रखना। गठन कब हुआ, तो 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संस्तुतियां कौन सी प्रस्तुत की, सिफारिशें कौन सी रखी कि 4 से 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी जो है लेवल, उस पर जो शिक्षा है वो 4 से 5 वर्ष की होनी चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। थर्ड था कि वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू प्रशिक्षण पद्धति को अपनाया जाए। एमसीक्यू वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर है कि संख्यात्मक अंक देने की बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए। ठीक है, तो चौथी सिफारिश ये थी कि संख्यात्मक अंक देने की जगह में कैसे अंक देने, तो सांकेतिक अंक देने। और पांचवा था कि उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य हो, यानी कि उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर में क्या होना है, उनका जो पाठ्यक्रम रहेगा उसमें गणित, सामान्य ज्ञान और कला संगीत के जो विषय होते हैं वो इनमें से एक विषय अनिवार्य होना चाहिए। फिर जो हमारा आयोग है वो था आपका कोठारी आयोग। ये आया था 1964 से 66 के बीच में। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग गठित किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था। यानी कि अगर हम कोठारी आयोग की बात करें तो सर जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, इनकी अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए इसका गठन किया गया था। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए थे। यानी कि कोठारी आयोग की याद रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोठारी आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए थे। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इस आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कुल 23 संस्तुतियां थी, यानी कि 23 चीजें इन्होंने बताई थी, 23 सिफारिशें की थी, जिसमें से कुछ संस्तुतियां हम देख लेते हैं। पहला था कि विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जाए, यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट होगा वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरा था कि 11 वर्ष की आयु तक सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अभी 6 से 14 वर्ष का चल रहा है। इन्होंने कहा था कि 11 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। तीसरा था कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूल 25% व्यावसायिक शिक्षा के स्कूल में बदला जाए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल हैं उनका 25% जो है उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के स्कूलों में बदल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए व माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। ये कहा कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो कैसी दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। अगर हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी में बच्चों को पढ़ाया जाए, और माध्यमिक स्तर पर जो स्थानीय भाषा है उसमें शिक्षा दी जाए। फिर नेक्स्ट है कि 10+2+3 के पैटर्न को पूरे देश में लागू किया जाए। जो इससे पहले पैटर्न लागू था यही था, 10+2+3 वाला था कि स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष तक की होनी चाहिए और परा स्नातक की शिक्षा 2 से 3 वर्ष तक की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सिफारिशें थी, 23 संस्तुतियां थी, इसमें से कुछ संस्तुतियां जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली। उसके बाद कोठारी आयोग की रिपोर्ट के बेस पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई। इसमें कुल 9 पृष्ठ थे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व निम्नलिखित प्रकार से थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया, यानी कि जो रिपोर्ट आई 1968 वाली, इसमें जो शिक्षा थी उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया गया था। और इसमें माना गया कि शिक्षा के बल पर ही स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, न्याय, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकास किया जा सकता था। ठीक है, इसी रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी थी। फिर तीसरा था कि केंद्रीय बजट का जो 6% होगा वो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। सबसे पहले इसी में आया था, ये याद रखना। फिर था कि सभी बच्चों को जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना शिक्षा के समुचित एवं समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी कि किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षा देने में। और फिर था कि छात्रों के लिए खेलकूद की उत्तम व्यवस्था की जाएगी विद्यालय में। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो इन्हें अच्छे से याद रख लेना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं शैक्षिक विचारधाराओं पर, जिसमें हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे, प्रगतिवाद और प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो शैक्षिक विचारधाराओं में पहली है आपकी आदर्शवाद। तो आदर्शवाद शिक्षा में सबसे प्राचीन विचारधारा है। ठीक है, क्या लिखना है आपको आदर्शवाद के बारे में कि शिक्षा की सबसे प्राचीन विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से मानी जाती है, अर्थात प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, आदर्शवाद के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्द यानी कि आइडिया प्लस इज्म से बना है। आइडिया का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है शास्त्र। इस विचारधारा में विचारों को केंद्रीय तत्व माना जाता है। इस दर्शन को विचारवाद, मनवाद, अध्यात्मवाद या प्रत्ययवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है, इनके अदर नाम भी याद रख लेना कि हो सकता है क्वेश्चन में विचारवाद आ जाए, मनवाद आ जाए या अध्यात्मवाद आ जाए, तो आपको आदर्शवाद के बारे में ही लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आदर्शवाद, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है।
कि सबसे प्राचीन विचारधारा है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। ठीक है, आप ये चीज़ लिख देंगे। और प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। उस बाद फिर क्या लिखेंगे, आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्दों से मिलकर आइडिया प्लस इज्म। ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे, बस इतना लिखना है। उसके बाद क्या है कि इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे विचारवाद है, मनवाद है, अध्यात्मवाद है या प्रत्ययवाद है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब क्या है कि आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं। जो आध्यात्मिक जगत होता है इसे ये सत्य मानते हैं जो आदर्शवादी होते हैं। इनके विचारों, आदर्शों, मूल्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो आदर्शवादी होते हैं वो किस पर बल देते हैं, तो विचारों पर, आदर्शों पर, मूल्यों पर। यह दर्शन बालक के विकास तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। इनका मतलब है कि अगर बालक आध्यात्मिक मूल्यों को पा लेता है तो उसका लक्ष्य पूरा हो गया। ठीक है, ऐसा मानते हैं आदर्शवादी। अर्थात अंतिम सत्ता आत्मानुभूति की होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, इतना आपने लिख लिया ना, काफ़ी है। अब ये चीज़ याद रखना कि कौन से दार्शनिक ऐसे थे जो आदर्शवादी थे। ठीक है, जो आदर्शवाद को सपोर्ट करते थे। तो इसमें आपके सुकरात आते हैं, डेकार्ते आते हैं, हीगल, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, एडम्स, फ्रॉवेल, पेस्टोलॉजी, ये सारे ही आदर्शवादी थे। आपको बस 2 से 3 लोगों के नाम याद कर लेना, सुकरात का याद कर लेना, डेकार्ते का कर लेना, ठीक है, हीगल का कर लेना, स्पिनोजा का कर लेना, मतलब ठीक है 4-5 याद कर लेना कि ये सारे आदर्शवादी थे। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम की। देखिए, पाठ्यक्रम जो हेडिंग वगैरह है ना, इनकी सबकी याद कर लेना, क्योंकि यही हेडिंग आपको प्रतिवाद में लिखनी पड़ेंगी, भाई आपको प्रयोजनवाद में लिखनी पड़ेंगी। हेडिंग याद होंगी तो आप लिख लेंगे इसके अंदर। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देते हैं जिससे व्यक्ति जो है वो सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य बना सके और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर सके। जैसे भाषा, साहित्य है, भूगोल है, गणित है, दर्शन शास्त्र, आस्थात, ये सारी चीज़ें ये शामिल करना चाहते थे अपने पाठ्यक्रम में। अगर शिक्षण विधियों की बात करें आदर्शवाद के अनुसार, तो यह दर्शन किसी विशेष शिक्षण विधि पर बल नहीं देता, बल्कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट होने पर रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों को स्थान देता है। ठीक है, मतलब कोई स्पेशल शिक्षण विधि इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई उद्देश्य हो आपका, कोई रुचि हो आपकी किसी चीज़ में, उसके अनुसार शिक्षण विधियों का ये यूज़ करते थे। अब आप इनकी शिक्षण विधियाँ याद कर सकते हैं। जैसे सुकरात जो थे आदर्शवादी थे, इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि दी थी। ठीक है, इसे सुकराती विधि भी कहते थे। प्लेटो ने संवाद विधि दी, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि दी, हर्वर्ट ने निर्देशन विधि, फ्रॉवेल ने खेल विधि, हीगल ने तर्क विधि और अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दी थी। ठीक है, इन सभी को याद कर लेना। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि आगमन निगमन विधि किसकी है, तो अरस्तु की है। ठीक है, खेल विधि किसकी है, तो फ्रॉवेल की है। निर्देशन विधि किसकी है, तो हर्वर्ट की है। अभ्यास विधि पेस्टोलॉजी की है। और सुकराती विधि या सुकरात विधि किसकी है, तो सुकरात की है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि। अब हम शिक्षक की बात करें, आदर्शवादी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी दर्शन में शिक्षक का स्थान जो है सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, उच्च कोटि का रहता है। इनके अनुसार शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, ये टीचर को बहुत ऊपर मानते हैं। इनके अनुसार शिक्षक पता क्या है, भगवान है। ठीक है, ईश्वर का प्रतिरूप है, विषय का ज्ञाता है, जीवन कला में निपुण है। ठीक है, छात्रों का मित्र है, हितैषी है और पथ प्रदर्शक है। तो यही सारी चीज़ें लिखेंगे कि आदर्शवाद शिक्षक को भगवान का दर्जा देते थे। ठीक है, ईश्वर का प्रतिरूप बताते थे, विषय का ज्ञाता बताते थे, जीवन कला में निपुण, ठीक है, छात्रों का मित्र, हितैषी एवं पथ प्रदर्शक बताते, जो रास्ता दिखाता है बच्चों को। ठीक है, और शिक्षण कला में दक्ष होता है शिक्षक। और विद्यार्थी का रोल क्या है आदर्शवाद के अनुसार, तो आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियों एवं मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता। उसके अनुसार वह मन या आत्मा है जिसे पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। ठीक है, तो विद्यार्थी के बारे में आदर्शवादी क्या सोचते थे, ये चीज़ें लिखनी है आपको कि आदर्शवादी जो थे वो विद्यार्थी को केवल शरीर एवं इंद्रियों का, मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानते कि खाली बॉडी है। ठीक है, वो आत्मा मानते थे या मन मानते थे कि आपको उसे पूर्णता की ओर ले जाना है। ठीक है, तो विद्यार्थी के बारे में ऐसा सोचते थे ये कि आपको उसे मैच्योरिटी की तरफ ले जाना है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को सिखाकर। तीसरी हेडिंग थी अनुशासन। अनुशासन के बारे में क्या सोचते हैं, तो आदर्शवादी मानते हैं कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे, परंतु कठोर अनुशासन के ये पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इनके अनुसार अनुशासन कैसा हो कि नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी तो वो बच्चा अनुशासन में है। विद्यालय के बारे में कैसा सोचना था इनका, तो आदर्शवादी के अनुसार विद्यालय सामाजिक पुनर्निर्माण का अनुपम साधन है, अर्थात जैसा समाज वैसा विद्यालय का स्वरूप। ठीक है, जैसे समाज में आप रह रहे वैसे ही वहाँ का विद्यालय भी होगा। ठीक है, तो आदर्शवादियों का मानना ऐसा था। अब देखिए कुछ आदर्शवाद के प्रकार हैं, तो किसके जनक कौन है वो याद कर लेना है। जो प्राचीन आदर्शवाद है इसके जनक थे कांट। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के बर्कले, नैतिक आदर्शवाद के प्लेटो और वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद जो है इसके हीगल थे। मुश्किल है आए, लेकिन अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं इस चीज़ को। अब क्वेश्चन ये आया था कि किसने जीवन के शाश्वत मूल्यों के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम को व्यक्त किया है, तो प्लेटो ने किया है। या अगर प्लेटो ऑप्शन में नहीं है तो आप आदर्शवाद लगा सकते हैं कि आदर्शवाद का ये कथन था कि किसने जीवन के शाश्वत मूल्यों के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम को व्यक्त किया है, तो आदर्शवाद ने किया है या प्लेटो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो आत्मानुभूति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है कि आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो आदर्शवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति है।
तो आदर्शवाद हमने पढ़ लिया, अब हम आ गए प्रकृतिवाद पर। तो प्रकृतिवाद के बारे में आप क्या लिखेंगे प्रकृतिवाद के बारे में? तो प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों के योग से बना है, नेचुरल यानी कि प्रकृति, और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत या बात। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत क्या होता है? यथार्थता, मतलब कि जो आपके सामने प्रेजेंट है चीज़, ठीक है। इस कारण इसे यथार्थवादी विचारधारा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है यथार्थवादी विचारधारा किसे कहते हैं या उसके बारे में लिखिए, तो आपको प्रकृतिवाद के बारे में ही लिखना है। प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है, इसके अलावा ईश्वर, आत्मा आदि सत्ता में विश्वास नहीं मानता, ठीक है। ये ईश्वर, सत्ता वगैरह, ये आध्यात्म में इतना विश्वास नहीं मानते थे। इनका मानना है कि जो सामने है वही सच है, ठीक है, जो प्रकृति है वही सच है। तो ये प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सबसे ऊपर मानते हैं कि संसार की जो उत्पत्ति है वो प्रकृति से हुई है और प्रकृति में ही सब कुछ विलीन हो जाएगा। अब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने के योग बनाती है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लेना कि शिक्षा का अर्थ क्या है प्रकृतिवादियों के अनुसार, कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार, ठीक है, जैसा उसका नेचर है उसके अनुसार उसका विकास करती है, उसको जीवन व्यतीत करने योग बनाती है, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ ये हो गया। और प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? तो रूसो को प्रकृतिवाद का संस्थापक माना जाता है, जैसे उसको प्लेटो को माना जाता था आदर्शवाद का, तो यहाँ पर रूसो को प्रकृतिवाद का संस्थापक माना जाता है। तो रूसो इसके संस्थापक है, तो रूसो की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, मतलब सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से निकलती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, ठीक है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। रूसो ने कहा ये प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी दार्शनिकों के नाम पूछे जाएं तो आप बेकन, कम्युनिस्ट, स्पेंसर, रूसो का नाम लिख सकते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रकृति का अनुसरण करने पर बल देते हैं, ठीक है। बालक की स्वतंत्रता पर बल देते हैं कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो आप, वो अपने आप बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। शिक्षक प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान देते हैं, जैसे उसमें टीचर को केंद्रीय स्थान पर रखते थे आदर्शवाद में, इसमें बच्चे को केंद्रीय स्थान पर रखते हैं। पुस्तकीय ज्ञान का ये विरोध करते हैं, जैसे आदर्शवाद में हम लोग लिखी लिखाई चीज़ों को पढ़ते थे, वही चीज़ों को ज्ञान देते थे, लेकिन इसमें पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। इंद्रियाँ ज्ञान प्राप्ति का मार्ग होती हैं, ये ऐसा इनका कहना था कि इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। अब सारी हेडिंग आ गई, तो पहली हेडिंग थी शिक्षक। शिक्षक का क्या रोल है प्रकृतिवादी में? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्र विकास करना चाहते थे। प्रकृतिवाद में शिक्षक का स्थान जो है वो गौण है, मतलब सेकेंडरी है, प्राइमरी पे बच्चों को रखा गया है। प्रकृतिवादी शिक्षक से केवल इतनी आशा करते हैं कि वे बालकों को स्वाभाविक विकास में सहायता करे, अर्थात शिक्षक को पथ प्रदर्शक मानते हैं, ठीक है। टीचर का कोई रोल नहीं बताते कि टीचर नहीं भी होगा तब भी बच्चा सीखेगा चीज़ों को, ठीक है। ऐसा इनका मानना था कि खाली टीचर क्या है, वो पथ प्रदर्शक है, खाली रास्ता दिखाएगा, बाकी सब कुछ बच्चे अपने आप सीखेंगे चीज़ों को। सेकंड, शिक्षण विधि कौन कौन सी है इसमें? तो शिक्षण विधि में करके सीखना, खेल विधि, स्व अधिगम विधि, भ्रमण विधि, डॉल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन, ये सारी किसकी विधियां हैं? तो प्रकृतिवादियों की विधियां हैं, ठीक है। तो शिक्षण विधि कौन कौन सी यूज़ करते थे ये? तो बच्चे करके सीखें, ये विधि यूज़ करते थे। खेल विधि के माध्यम से सिखाते थे। स्व अधिगम, बच्चे मतलब खुद स्वयं सीखते थे चीज़ों को। भ्रमण विधि, ठीक है, बच्चों को घूमने के लिए ले जाते हैं, वहाँ पर बच्चे खुद सीखते हैं चीज़ों को। डॉल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि या किंडरगार्टन विधि, सारी इन विधियों का इन्होंने समर्थन किया। ये सारी विधियाँ वो हैं जिनका ये समर्थन करते थे शिक्षा में, जब शिक्षण करते थे। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इनके अनुसार, वो देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी की रुचियों, योग्यताओं एवं मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर हो, ठीक है। उन्होंने अपना पाठ्यक्रम निश्चित कर लिया था आदर्शवादियों ने, ठीक है, कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। वो आध्यात्मिक जगत से ज़्यादातर जुड़ा हुआ था पाठ्यक्रम उनका, लेकिन ये पाठ्यक्रम कैसा निर्धारित करते हैं जिसमें बच्चे की खुद की रुचि हो, ठीक है, जिसकी उसकी योग्यता हो, मतलब मान लीजिए योग्यता उसकी कम है तो उसी अनुसार उसका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम आप हाई फाई रख दें, ठीक है। उसकी मूल प्रवृत्तियाँ जैसी हैं, उसकी स्वाभाविक क्रियाएँ जैसी हैं, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और फिर इसमें शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जीविकोपार्जन संबंधी गुणों का विकास, इतिहास, अर्थशास्त्र, अवकाश के समय का उपयोग करने के लिए संगीत, साहित्य, ललित कला, ये सारे सब्जेक्ट इन्होंने जोड़ रखे थे। अब स्टूडेंट का क्या रोल है प्रकृतिवादी में? तो प्रकृतिवादी के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी होता है। मतलब इसमें क्या है कि बच्चों को ये केंद्र में रखते हैं, जितनी भी पॉलिसी है, नियम है, जो भी काम होते हैं, पाठ्यक्रम होता है निर्धारित, ये सारी चीज़ें बच्चों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, ऐसा ये मानते थे प्रकृतिवादी। अनुशासन की बात करें तो प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने पर प्रकृति स्वयं बालक को दंड देगी, ठीक है। ऐसा किसका कहना था? तो जो प्रकृतिवादी थे वो कहते थे कि हमें कुछ दंड देने की जरूरत नहीं है, जो प्रकृति है वो स्वयं दंड देगी अगर बालक कुछ गलती करेगा। प्रकृति धर्मात्मक अनुशासन का विरोध करते थे। रूसो का विचार है कि बालक को कभी दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो रूसो ये कहते थे बच्चों को मारो पीटो नहीं, वो स्वयं उसे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ऐसा रूसो का कहना था। विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय के बारे में क्या सोचते थे ये? तो विद्यालय का स्वरूप व व्यवस्था प्रकृति के अनुरूप हो, अर्थात प्रकृतिवादी विद्यालय की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से ज्ञानार्जन की बात करते थे। इनका कहना था कि विद्यालय का जो रोल है वो जीरो है, ठीक है, विद्यालय तो होने ही नहीं चाहिए। प्रकृति है ना, वहाँ पर कहीं भी सिखा सकते हैं बच्चों को, अगर उन्हें सीखना होगा वो कहीं भी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो विद्यालय का कोई रोल नहीं मानते थे ये।
अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक प्रयोजनवाद। ठीक है, तो प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द जो है वो प्रैग्मा से बना है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावी कार्य, अर्थात व्यावहारिकता। प्रयोजनवाद किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसके अनुसार सब मूल्यों, विचारों, निर्णयों का सत्य उनके परिणामों में पाया जाता है। यदि उनका परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। देखिए, अगर प्रयोजनवाद के बारे में लिखने को आए तो आपको यही लिखना है कि जो प्रयोजनवाद शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है, और जो प्रैग्मेटिकोस शब्द है वो प्रैग्मा से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावी कार्य। ठीक है, और अलग अर्थ अगर इसका देखें तो व्यवहार जो होता है उसी को हम लिख सकते हैं व्यवहारिकता। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है प्रयोजनवाद। अब प्रयोजनवाद की अगर हम बात करें, ये पहले से कोई भी चीज़ को नहीं मानता कि हाँ ये सच है। ठीक है, कोई भी सिद्धांत हो, किसी भी सिद्धांत को ये सच नहीं मानता, ये खुद प्रयोग करता है, उसके बाद चीज़ों को मानता है कि अगर इसके प्रयोग में सही चीज़ निकल रही तब वो सत्य है, अगर सही नहीं निकल रही तो वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये प्रयोग पर फोकस करता है कि प्रयोग करके देखेगा चीज़ों पर, चीज़ें सही हैं तब मानेगा, सही नहीं है तो दूसरों की बातों पर ये विश्वास नहीं करता। अब इसकी बात करें तो इसका जो जन्मदाता है वो चार्ल्स पियर्स को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में विलियम जेम्स ने कार्य किया। इसके बाद जॉन डीवी ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किया, इसलिए जॉन डीवी को इसका जनक माना जाता है। ये चीज़ याद रखना कि वैसे इसका चार्ल्स पियर्स इसके जनक थे, ठीक है, प्रयोजनवाद के, लेकिन कहीं कहीं पर अगर चार्ल्स पियर्स आपको देखने को नहीं मिलता तो जॉन डीवी देखने को मिलेगा, तो आप जॉन डीवी पर टिक लगाना, क्योंकि जॉन डीवी ने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किया है, इसलिए इसका जनक इसे भी माना जाता है, जॉन डीवी को। प्रयोजनवाद को व्यावहारिकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो व्यवहार है व्यावहारिकतावाद, इसके नाम से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता। ठीक है, नोट करने वाली चीज़ है कि प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता। हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले ऑप्शनल में कि ईश्वरीय सत्ता में कौन विश्वास रखता है, तो आदर्शवाद रखता है, लेकिन प्रयोजनवाद बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता ईश्वरीय सत्ता में। अब प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, तो प्रयोजनवादी शिक्षा को मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वह सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिनसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके तथा अपने अनुभवों में वृद्धि कर सके। तो शिक्षा का अर्थ बिल्कुल सिंपल सा है इसके अनुसार। इनका कहना है कि वो मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, तो मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में सभी क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जिससे वो जहाँ भी रह रहा है, ठीक है, उस जगह अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, ठीक है, अनुकूलन कर सके उस जगह के साथ, ठीक है, तथा अपने अनुभवों यानी कि एक्सपीरियंस में वृद्धि कर सके। तो ये था शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के उद्देश्य, तो सेम उद्देश्य आपको वही लिख देना है जो मैंने आपको पहले पढ़ा है। शिक्षक की अगर हम बात करें कि शिक्षक का क्या रोल है, प्रयोजनवाद शिक्षक को नवीन आदर्शों, मूल्यों का निर्माण करने वाला मानते हैं। ठीक है, तो ये टीचर को क्या मानते हैं, प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार जो टीचर है वो नवीन आदर्शों तथा मूल्यों का निर्माण करने वाला है। उनका मानना है कि शिक्षक को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को हमेशा नए नए प्रयोग करना चाहिए ताकि कोई ना कोई नया सिद्धांत निकल सकता है उससे। साथ ही साथ शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसमें भी टीचर को किसका रोल दिया गया, पथ प्रदर्शक का, जो रास्ता दिखाता है बच्चों को। ठीक है, और क्या कहा गया कि टीचर को हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए और एक सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। शिक्षार्थी का क्या रोल है, शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या रोल है, तो इस विचारधारा में भी शिक्षार्थी को केंद्रीय स्थान पर रखा गया है। प्रगतिवाद में भी हमने सेंटर में रखा था किसे, स्टूडेंट को, और इसमें भी हम स्टूडेंट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो सेंटर में रख रहे हैं कि जो भी पॉलिसी वगैरह हम बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, पाठ्यक्रम बनाएंगे, ये सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाएंगे। ठीक है, तो इस विचारधारा में भी शिक्षार्थी को केंद्रीय स्थान पर दिया गया है। प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक, प्रयोगवादी होने पर बल देते हैं कि जो बच्चा है वो दूरदर्शी है, दूर का सोच कर चलता है, ठीक है, सृजनात्मक है, नए नए चीज़ों का सृजन करता है, प्रयोगवादी है, ठीक है, प्रयोग के आधार पर चीज़ों को सीखता है। तो ऐसा माना जाता है प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार स्टूडेंट को। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृति ना देते हुए प्रयोजनवादी अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। ये देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन आया था आपके ऑप्शनल में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो पाठ्यक्रम है प्रयोजनवादियों में कैसा है, तो किसी पूर्व पाठ्यक्रम को ये निर्धारित नहीं करते कि नहीं पहले से कोई पाठ्यक्रम चल रहा है उसी को हम पढ़ाने लग जाएं, तो ऐसा ये नहीं मानते। ये किस पर मानते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो आपको एक्सपीरियंस को बढ़ाए। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना चाहिए पाठ्यक्रम, ऐसा ये फोकस करते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर ये ज़्यादा बल देते हैं। शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि होनी चाहिए। इसमें एकीकरण का सिद्धांत ये मानते हैं, सामूहिक क्रिया का सिद्धांत मानते हैं कि सभी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। अनुभव केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए, रुचि का सिद्धांत होना चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि है उस चीज़ को सिखाया जाए। ठीक है, योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि का ये समर्थन करते हैं कि योजना के अनुसार चीज़ों को सीखे, प्लानिंग के साथ चीज़ों को सीखे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शिक्षण विधियाँ किसकी हैं, तो ये प्रयोजनवाद की शिक्षण विधियाँ हैं।
अब विद्यालय का क्या रोल है, विद्यालय को देख लेते हैं। तो प्रयोजनवादी विद्यालय को आधुनिक साज सज्जा संपन्न प्रयोगशाला बनाने के समर्थक हैं। साथ विद्यालय व्यवस्था में गतिशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रयोजनवादी क्या चाहते हैं, विद्यालय कैसा हो कि आधुनिक साज सज्जा संपन्न एक प्रयोगशाला हो जिसमें बच्चे प्रयोग कर सके, चीज़ों पर, विभिन्न विभिन्न चीज़ों पर प्रयोग कर सके, तथा इसमें गतिशीलता भी होनी चाहिए जो टाइम के साथ बदलता रहे। ठीक है, उसमें चेंजमेंट होता रहे। अब अगर हम अनुशासन की बात करें तो ये अनुशासन में क्या सोचते थे कि शारीरिक दंड की ये निंदा करते कि बच्चों को शारीरिक दंड ना दिया जाए। अनुशासन की स्थापना के लिए भी विद्यार्थियों की रुचि अनुरूप क्रियाओं पर बल देते कि बच्चों की जिस चीज़ में रुचि है उनसे वो काम कराओगे तो वो अनुशासन में रहेंगे। उनका मानना था कि जब विद्यार्थी क्रियाशील रहेगा तो उसे अनुशासनहीनता का समय ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उसे ऐसा काम सौंप दो जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो वो उसमें ही लगा रहेगा, तो क्यों अनुशासनहीनता करेगा। तो ऐसा इनका मानना था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें पूरा सिलेबस जो होगा इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। टॉपिक थोड़े से आपको बोरिंग लग रहे होंगे लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप 45 से ऊपर भी ला सकते हैं, 48 नंबर भी ला सकते हैं। तो जितना अच्छा आप लिख पाएंगे इसमें उतना अच्छा मार्क्स आता है। आपको हेडिंग याद रखनी है, उद्देश्य सेम ही होते हैं शिक्षा के सभी में, तो सेम उद्देश्य आपको एक ही बार में याद कर लेने, सेम सभी में लिख देना, काम चल जाता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, तो आपको डिफरेंस याद रखना है, जो संस्कार हैं उनके बारे में डिफरेंस याद रखना, कौन सा संस्कार किसका है वो याद रख लेना। ठीक है, तो बहुत सब्जेक्ट जो है ये वाला आसान है, तो इतनी दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।